आइए आज भूगोल तृतीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र भौगोलिक चिंतन के विकास के अंतर्गत यूनानी काल का अध्ययन करेंगे। यूनानी काल का आरंभ 900 बीसी से 800 बीसी के मध्य माना जाता है। यूनान एजियन सागर के पूर्वी तट पर मेंडस नदी के मुहाने के समीप एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिसका क्या नाम था? मिलेंडस नगर। और यही नगर उस समय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, ज्ञान विज्ञान और बाहर के क्षेत्रों से और प्रचुर सूचनाओं के आदान प्रदान जो होता था, उसके विविध स्रोतों को विश्लेषण यहाँ किया जाता था। इन विद्वानों का अभिरुचि ज्ञान विज्ञान के अलावा जैसे ज्यामिति, बीजगणित, खगोल के आदि क्षेत्रों में भी था। अब इसके अंतर्गत हम अगले जो थे वहां के कवि थे होमर, उनको हम पढ़ेंगे। होमर 900 बीसी से आसपास आरंभ काल था इनका, और यूनान के ये भूगोलवेता नहीं, मुख्य रूप से कवि थे। और इनकी कविताओं में ही जो चीज देखने को मिली थी, जो चीज समझने को मिली थी, जो चीज जिसे इन्होंने भूगोल के संदर्भ से, भूगोल के नजरिए से सही लगा, उसी चीज को हम पढ़ते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि पृथ्वी की आकृति तस्तरी नुमा है और चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, और सूर्य उसी सागर से उदय होता है, उसी जल में डूब जाता है। इन सारी चीजों को कहाँ मिला था, कहाँ अध्ययन करने को मिला था? इनकी जो दो महाकाव्य थे, जैसे इलियड्स और ओडिसी, इसी में इन चीजों को पढ़ा जाता है और उन्हीं में वो चीजें मिली थी। उस समय का एक युद्ध हुआ था 1260 बीसी से 1200 के मध्य, उसको कुर्जन युद्ध के नाम से पढ़ा जाता है। इसका भी वर्णन किसने किया था? होमर ने किया था। अब अगला जो यूनान का प्रथम दार्शनिक, प्रथम चिंतक, प्रथम भूगोलवेता के रूप में पढ़ा जाता है, वो थेल्स थे। थेल्स यूनान को पहले चिंतक के रूप में, पहले दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। ये यूनान के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने बहुत सारे अपने चिंतन और बहुत सारे अपने दार्शनिक विचारों के माध्यम से भूगोल को, चाहे और सब्जेक्टों को और विषय को देने का काम किया था। यूनान में भूगोलवेताओं में सबसे पहले पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के विषय में बताने का काम, यानी अनुमान लगाने का काम किसने किया था? थेल्स ने किया था। इनके अनुसार पृथ्वी चपटी है और जल पर तैर रही है। इन्होंने एक ऐसी संस्था का डेवलप किया, एक ऐसी संस्था बनाया जिसका नाम था आयोनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। और इसकी स्थापना करने के बाद उन्होंने आधार रेखा क्षेत्रफल की खोज की, जिसे 6 बराबर भागों में विभाजित करके बताया। पहला यह था कि वृत्त को व्यास 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। दूसरा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार पर बना हुआ कोण बराबर होता है, और 2 समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो उनके समूह कोण बराबर होते हैं। एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। पांचवा था कि समान त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। छठा, 2 त्रिभुज के 2 कोण और मध्यस्थ भुजा समान हो तो त्रिभुज सर्वरूपेण सर्वांशम होंगे। थेल्स का एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द था, वो था जल तत्व, और इसी जल तत्व को ब्रह्मांड के मूल तत्व के रूप में बताने का काम किया था थेल्स ने। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, यही था यूनान का केंद्र, जहां पे कल्पनाशीलता अपने चरम पे थी, और इन्हें जो ज्ञान विज्ञान की बहुत सी चीजें देखने और सुनने समझने को मिली थी, वो व्यापार के माध्यम से मिला करती थी। क्योंकि यहाँ से अरब जगत के लोग आया करते थे, यूरोप के लोग आया करते थे, और इधर मिस्र से लोग जाया करते थे। बातें थी, यूरोप के लोग व्यापार के लिए आते थे, लेकिन जो मिस्र से लोग जाया करते थे वो व्यापारिक और सांस्कृतिक हुआ करते थे। अब ऐसे जानते हैं कि ये लाल सागर है, इसी को भूमध्य सागर बोला जाता था, और मिलेंडस नगर जो प्रमुख उस समय का ज्ञान विज्ञान, सांस्कृतिक, व्यवहारिक जितने कुछ कर लीजिए उसका गढ़ क्षेत्र था, यही मिलेंडस नगर। अलेक्जेंडर, अगले भूगोलवेता को हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर, जो यूनान से ही थे। ये थेल्स के शिष्य थे। इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र मापन का श्रेय दिया जाता है, मानचित्र मापन का श्रेय दिया जाता है। यूनान के विश्व का केंद्र बताने वाले
पहले भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर थे। यूनान के चारों ओर एशिया, लीबिया और यूरोप को दर्शाया और उन्होंने अटलांटिक महासागर और सूर्य घड़ी की कल्पना की थी और पृथ्वी तल पर समस्त जीवों की उत्पत्ति, समुद्र के जीवों की उत्पत्ति के उपरांत बताया। इन्होंने बेबीलोन में जो प्रचलित नोमोन घड़ी थी उसको सट घड़ी के रूप में प्रस्तुत किया था। इतने सारे काम थे अलेक्जेंडर के। आइए हम हिकैटियस को पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात इनका जन्म माना जाता है। ये भी प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर विवरण प्रस्तुत करने में संलग्न रहे। अपनी यात्राओं तथा व्यापारियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पृथ्वी का विवरण नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पियोस। पहले खंड में यूरोप को तथा दूसरे खंड में लीबिया और अफ्रीका का वर्णन किया था। पृथ्वी को इन्होंने वृत्ताकार तस्तरी नुमा चपटी माना और इन्होंने नील नदी को मिस्र सभ्यता का वरदान बताया। ये था अलेक्जेंडर द्वारा बनाया गया मैप, जो उस समय सिर्फ इतने ही विश्व की बात किया करते थे अलेक्जेंडर। हेरोडोटस, यद्यपि मुख्य रूप से इन्हें इतिहासकार माना जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने इन्हें भूगोल के नजरिए से देखा। भूगोल को भी इन्होंने समझा, पढ़ा और बताया, परंतु भूगोल को भी इनके पर्याप्त योगदान थे। बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया, जैसे यूरोप, एशिया, लीबिया के क्षेत्रों का भ्रमण किया था और निम्न आधार पर बहुत से ऐसे बातों को इन्होंने स्पष्ट किया था, जैसे नील नदी के डेल्टा का अध्ययन करके उस डेल्टा के निर्माण की प्रक्रिया को बताया था। जो मिस्र की नील नदी थी उसको डेल्टा क्षेत्रों को अध्ययन किया और उसे बताया। डेल्टा शब्द के शब्दकार भी यही थे। इन्होंने इस प्रचलित मत का खंडन किया कि जो नील नदी है एशिया और लीबिया नामक दो बराबर भागों में विभक्त करती है। उस चीज को इन्होंने खंडन किया, जैसे सिर्फ मिस्र, लीबिया, यानी उस समय लीबिया था लेकिन अफ्रीका में ही बहता है, ये एशिया से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मिस्र का कुछ प्रांत भले एशिया में पड़ता है, जैसे सिनाई प्रायद्वीप बोला जाता है, वो मिस्र का भाग है, लेकिन एशिया प्रायद्वीप में नील नदी का कोई लेना देना नहीं। लाल सागर को पहली बार अफ्रीका तथा एशिया का सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। सर्वप्रथम तापमान और वायु के गति में संबंध स्थापित किया और ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर पवन प्रवाह को बताया। उस समय विश्व के चारों ओर ज्ञात सागर होने की पुष्टि की थी। हेरोडोटस भूगोल के ऐतिहासिक अध्ययन मानते थे और इनके अनुसार इतिहास भूगोल के आधार पर और भूगोल का इतिहास के आधार पर संबंध ऐतिहासिक संबंधों में होता है। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति के जन्मदाता थे और प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के शिष्य थे। सुकरात डेकार्ट के शिष्य थे। एक परंपरा चली आई थी बहुत बड़े गुरु शिष्य की, उनमें से एक प्लेटो थे। प्लेटो सर्वाधिक सुडौल आकृति को सार्वभौम विशेषता मानते थे, यानी सर्वाधिक सुडौल आकृति गोलाकार होती है, यानी मतलब बहुत सुंदर होती है। पृथ्वी ईश्वरकृत होने के कारण गोल है और प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, जैसे मैंने पहले बताया। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु पूर्णता की ओर प्रवृत्त होती है, यानी पूर्णता की ओर प्रवृत्त होती है। दीर्घवृत्तीय पृथ्वी की संकल्पना बताई और पृथ्वी की स्थिति ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। प्लेटो का मानना था कि पृथ्वी समेत समस्त तत्व ईश्वर द्वारा रचित है और मानव के उद्देश्य के लिए इसकी रचना की गई है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। ये गुरु शिष्य का जो परंपरा चला रहा था उसमें से अरस्तु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। हम इन्हें आगमनात्मक पद्धति के पक्षधर मानते हैं। ये इनका विश्वास था, इनका मत था, इनका सिद्धांत था कि सर्वोत्तम मार्ग तत्वों को प्रत्यक्ष दर्शन के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी चीज का प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर ही अध्ययन होना चाहिए, ऐसा मानना था अरस्तु का। अरस्तु ने विश्व को सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने की स्थापना की, यानी स्थापना वैज्ञानिक पद्धति की कह लीजिए किसे दिया जाता है? अरस्तु को दिया जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने
पृथ्वी को गोलाकार माना और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इस पे विश्वास जताया, इसके बारे में जाना। इनके अनुसार चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। इस तथ्य के आधार पर इन्होंने पृथ्वी को गोल बताया था। इन्होंने पृथ्वी को गोली आकृति के साथ साथ पृथ्वी के कटिबंधों का भी वर्णन किया था। इनकी धारणा थी कि मानव अधिवास की अवधारणा किसी स्थान की विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है। यानी विश्व के मैप पे हम जब देखते हैं तो विषुवत रेखा से 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण हम जाते हैं तो वो काफी गर्म जलवायु यानी गर्म प्रदेश होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मानव अनुकूल नहीं है। उसी तरह से जब हम विषुवत रेखा से बहुत ही उत्तर और दक्षिण जाते हैं यानी ठंडे प्रदेश यानी हिमकृत क्षेत्रों में जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जाते हैं वो भी मानव निवास योग्य नहीं है। इस बात को किसने बताया? अरस्तू ने। थियोफेस्ट ये अरस्तू के शिष्य थे। ये जो गुरु शिष्य की परंपरा के शिष्य थे, मतलब उसकी अगली कड़ी के विद्वान थे थियोफेस्ट, और इन्होंने भी वैज्ञानिक पद्धति को ही आधार बनाया था अपना। और इन्होंने बताया कि वनस्पति और जलवायु के संबंध को विश्लेषित करने का काम थियोफेस्ट ने किया और जलवायु विज्ञान में अपनी रुचि दिखाई थी। इसी वजह से इन्हें भूगोल में थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है। वनस्पति के विषय में विशेष रुचि होने के कारण इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। और लास्ट है इरेटोस्थनीज। इन्होंने भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द दिया था और इसी ज्योग्राफी शब्द की वजह से भूगोल का जनक माना जाता है। जबकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी का विवरण जो लिखा था वहीं से भौतिक प्रदेश यानी भौतिक भूगोल का स्वरूप जो पुस्तक थी उनकी पृथ्वी का विवरण, वहीं से भौतिक भूगोल का जन्म हो जाता है, वहीं से भौतिक भूगोल का हम अध्ययन करने लगते हैं। लेकिन ज्योग्राफी भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले इरेटोस्थनीज थे। पृथ्वी तल पर मानववास के रूप में पृथ्वी तल को मानववास के रूप में अध्ययन करने के लिए भूगोल का विषय वस्तु बताया और इरेटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल की रचना की और ये सिकंदर द्वारा स्थापित सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया हुआ करता था और इसी अलेक्जेंड्रिया में 40 वर्षों तक वो रीडर के पद पे काम किए थे। किसके पद पे काम किए थे? रीडर के पद पे। यही अलेक्जेंड्रिया जो सिकंदर महान द्वारा बसाया हुआ शहर था, अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया भी उसको बोला जाता है। इरेटोस्थनीज 40 वर्षों तक वहां बने रहे। इन्होंने भूगोल को प्रमुख रूप से 3 योगदान दिए। उनमें से एक था पृथ्वी की परिधि का आकलन किया। उस समय जो पृथ्वी की परिधि थी उसका आकलन किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी पर अधिवास क्षेत्र के लिए इक्यूमेन शब्द का दिया और मानचित्रण किया। उस समय पृथ्वी पे अधिवास कैसे थे, किस क्षेत्र में मानव निवास योग्य है नहीं है, कैसे अधिवास है, कैसे वहाँ के रहन सहन, इन सारी चीजों को बहुत ही अपने पुस्तक में लिखने का काम किया था इरेटोस्थनीज ने। निवास जगत के विवरण करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। यही निवास जगत जो था, कैसे क्षेत्रों में कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनके अधिवास क्षेत्र हैं, कैसे उनके घर मकान कैसे, उन सारी चीजों को निवास जगत के अंतर्गत उन्होंने लिखा था। थोड़ी बहुत और विशेष जो चीजें हैं हम बताते चलते हैं आपको। अरस्तु देखिए, जब उन्होंने विषुवत रेखा के निकट के क्षेत्रों को मानव निवास योग्य नहीं बनाया, यहीं से वातावरणवाद का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? वातावरणवाद का जन्म होता है। और हिकेटियस
जब ये पृथ्वी का विवरण लिखे थे, यहीं से भौतिक भूगोल का शुरुआत हो जाता है, भौतिक भूगोल का, और आगे चल के यही कई विधाओं में पढ़ने का काम करता है। तो इतनी सारी चीजें थी यूनानी काल के अंतर्गत जिसको हमने आज डिस्कस किया। अगली कड़ी में हम अरब के भूगोलविदाओं को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।